अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने में आया है कि सुनने देखने में या अमूमन हमें पता चलता है, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है प्रोफेशन में हम इसमें हैं, तो हमारे पास पेशेंट्स भी इस तरह के आते हैं कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिसको हम डायबिटिक कोमा भी कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को क्या करना चाहिए, मरीज़ के साथ मज़ीद क्या क्या हो सकता है उस सिचुएशन में, आप थोड़ा गाइड कीजिए। मैं समझता हूँ जो डायबिटिक कोमास होते हैं, ये डायबिटीज़ का मरीज़ जो घर पे बेहोश हो जाता है, उसकी अगर वजूहत को सुनने वाले दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो आसानी होएगी समझने में बात को। जी। एक वो मरीज़ होंगे जिनकी ब्लड शुगर लो होएगी, यानी हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होंगे, और एक वो मरीज़ होंगे जो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होंगे, यानी हाई शुगर का, बहुत हाई शुगर का शिकार होना है तो बेहोशी हो जाएगी, और बहुत लो शुगर हो जाए तो भी बेहोशी हो जाएगी। अब ये जो की पॉइंट है दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का, वो ब्लड शुगर टेस्टिंग है। तो मैं समझता हूँ हर वो मरीज़ जो डायबिटिक है उन्होंने घर में ग्लूकोमीटर रखा होता है, तो ऐसे में जब आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार घर में बेहोश हो जाए और वो डायबिटिक भी हो, तो आप फौरी तौर पे ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करें। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपको ब्लड शुगर चेक करने की फैसिलिटी नहीं है, सहूलत ही नहीं है, या अब किसी वजह से स्टिप्स ख़राब हैं, ऐसा भी हो जाता है, किसी वजह से स्टिप्स कम है या मौजूद नहीं है स्टिप्स घर पे, या ग्लूकोमीटर में कोई प्रॉब्लम आई हुई है और आप ठीक नहीं करवा सके, और इस दौरान में मरीज़ को ये बेहोशी हो गई है, तो आप ये समझें कि ऐसा हो सकता है कि ब्लड शुगर लो हो। तो फौरी तौर पे मरीज़ को 2 चम्मच शहद या कोई शरबत अगर वो ले सकता है, मरीज़ अभी नींद गशी में है, उठ के बैठ के ले सकता है, फिर तो उसको शरबत दे देना चाहिए एक गिलास में, और अगर जो है वो ड्रिंक दे देनी चाहिए कोई भी। और अगर पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो गया तो आप एक उंगली की मदद से उसकी ज़ुबान के नीचे शहद रख सकते हैं, उससे कुछ रिस्पांस आ जाएगा, और फिर आप इमीडिएटली रेस्क्यू 112 को कॉल करके उनको शिफ्ट कराएं। ये फर्स्ट एड के तौर पे, ये फर्स्ट एड हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करें। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ब्लड शुगर चेक कर ली है और ब्लड शुगर वेरी हाई आ रही है, जैसे ग्लूकोमीटर पे एक आता है लफ्ज़ हाई, HI, और इसका मतलब ये नहीं होता ग्लूकोमीटर ख़राब है, 2 दफ़ा चेक कर लें, अगर हाई आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल 500 से ज़्यादा आ रही है। ठीक है। ऐसा मरीज़ हाइपरग्लाइसीमिया की गशी में मुब्तला है। अच्छा, ये 2 किस्म के सिनेरियोज हो गए। एक तीसरा सिनेरियो ये है कि आपका एक बच्चा जो कि टाइप 1 डायबिटिक है, वो छोटी उम्र के बच्चे आमतौर पे उनमें टाइप 1 डायग्नोज होती है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, और उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और उस बच्चे को बेहोशी में वो मुब्तला हो गया क्योंकि आपने इंसुलिन की डोजेस स्किप की हुई थी। ऐसा बच्चा, उसकी ब्लड शुगर 250 भी होगी तो वो कीटो एसिडोसिस या तेज़ाबी गशी का शिकार हो जाएगा, यानी उसमें तेज़ाब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा बॉडी में, और उसके नतीजे में वो गशी में मुब्तला हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। इसकी आगे हम डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, ऐसे अफराद जो बड़ी उम्र के हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं, और उनकी ब्लड शुगर लेवल किसी वजह से बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लिया या फ्रैंक मीठे का इस्तेमाल कर लिया, या उनको स्टीरॉइड्स लग रहे थे, उनकी वजह से उनकी शुगर हाई हो गई, या उनको किसी ने ड्रिप गलत लगा दी, डेक्सट्रोज लगा दिया, ब्लड शुगर उससे हाई हो गई और उनकी ब्लड शुगर 600-700 में चली गई। ऐसे मरीज़ भी गशी का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप की पॉइंट देखें दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का कि पेशेंट को क्या हुआ है और किस किस्म का कोमा है, तो आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए और ग्लूकोमीटर से देखना चाहिए। अगर दरमियान में शक व शुबा हो या ग्लूकोमीटर अवेलेबल ना हो तो फिर आप हाइपो का इलाज करके जितना एक पॉसिबल है फौरी तौर पे उसको रेस्क्यू 112 को बुला के आप उनको शिफ्ट करवाएं हॉस्पिटल। ये है मेन कैटेगरीज ज़ियाबीतस में गशी की। ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक टर्म यूज़ की थी कीटो एसिडोसिस की, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से क्या मुराद है और ये क्यों जन्म लेती है, आप ज़रा इसकी डिटेल। कीटो एसिडोसिस पे बहुत ज़्यादा करने को बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका मतलब है कि उसके अंदर पेशेंट में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही। अच्छा,
जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन कुछ ना कुछ अमाउंट में बन रही है और वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी हद तक सफिशिएंट होती है। जो टाइप 1 पेशेंट होता है उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बल्कि बाकी मेटाबॉलिज्म भी। अब मैं इसकी ज़रा डिटेल में जाता हूँ। आप एक शख्स की बिनाई चली जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको ग्लासेस लगवाते हैं, आप कहते हैं ऐनक लगा लो, बिनाई चली जाए तो बिनाई कम हो जाए, सॉरी चली जाना अलग चीज़ है, कम हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसको विजन के लिए एक ग्लासेस दे देते हैं। अच्छा, अगर वो ग्लासेस नहीं लगाता तो उसके लिए दुनिया क्या हो जाती है, अंधेरा हो जाता है एक तरह से। इसी तरह जो टाइप 1 बच्चे होते हैं इनके अंदर जब आप इंसुलिन बंद कर देते हैं तो उनके लिए भी एक ज़ियाबियत गशी का शिकार हो जाता है, डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट फर्द का इंसुलिन को छोड़ देने से ज़ियाबियत गशी या डायबिटिक कीटोसिडोसिस में जाने का खतरा होता है। अच्छा, इसमें 3 लफ्ज़ हैं ये। नंबर 1 डायबिटिक, यानी ब्लड शुगर 250 से ज़्यादा। कीटो, कीटो का मतलब है कीटो आजकल बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, कीटो डाइट, बताने की जरूरत नहीं। कीटो का मतलब था कीटोन्स का बनना। कीटोन्स क्या है? कीटोन्स आपके जहरीले मादे हैं। जब आप नॉर्मल मेटाबॉलिज्म आपका क्या है कि जब आपने कुछ खाना है तो आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा, यानी आपने जहां भी एनर्जी यूज करनी है वो ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। लेकिन ग्लूकोज को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के लिए क्या चीज जरूरी है? इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन बॉडी में नहीं है, टाइप 1 है पेशेंट, इंसुलिन की अदम मौजूदगी में ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि यूटिलाइज ही नहीं हो पाता। अब क्या बच जाता बॉडी में? फैट और प्रोटीन। तो आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी टू बिकम ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वो बॉडी उसको। तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस है कि हम फैट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें? ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। सो जब आप फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट जो है वो ये कीटोन्स हैं। ये तो क्राइसिस की सूरत में फैट्स और प्रोटीन, हाँ, ये क्राइसिस की सूरत में यूज होते हैं। तो क्राइसिस में यूज हो गए, वो नॉर्मल सिचुएशन में यूज होने शुरू हो गए। अब जितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जितना पेशेंट चलता फिर रहा है, वो बेसिकली कीटोन्स बना रहा है और फैट यूटिलाइज कर रहा है। राइट। तो ये जो कीटोन्स हैं ये एसिड्स हैं, तेजाब हैं। आपकी पूरी बॉडी का जो निज़ाम है वो एसिड्स की एक पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कितनी पीएच है उसके ऊपर आपने रहना है। उस पीएच को डिस्टर्ब कर देंगे तो मरीज अनकॉन्शियस हो जाएगा या ड्राउजी हो जाएगा। तो जब कीटोन्स बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इस कंडीशन को, उसकी वजह से तेजाबियत पैदा होती है जिस्म में, उसको हम कहते हैं एसिडोसिस, यानी एसिड का ज़्यादा हो जाना। तो आप 3 कंपोनेंट हो गए, डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर, कीटोन्स की मौजूदगी और फिर उनकी वजह से तेजाबियत। तो ये मरीज है डायबिटिक कीटोसिडोसिस में चला गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा उसको बड़े अरसे से यूरिन ज़्यादा आ रहा था, उसको प्यास ज़्यादा लग रही थी, उसको भूख ज़्यादा लग रही थी, वो अपना वेट लूज कर रहा था, लेकिन उसकी ब्लड शुगर नहीं टेस्ट करवाई गई, अल्टीमेटली वो बेहोश हो गया। आप बेहोश बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ ब्लड शुगर चेक की तो 400 500, यूरिन टेस्ट किया तो यूरिन में कीटोन्स आ रही थी, उसकी ब्लड गैसेज चेक कराई तो एसिडोसिस आ रही थी। तो ये भी हो सकता है कि एज ए फर्स्ट प्रेजेंटेशन डायबिटीज़ का पता ही वहाँ लगे या मरीज बेहोश हो। और दूसरा ये कि कोई बच्चा इंसुलिन लगा रहा है, बड़े अच्छे पाथ पे उसने शुगर कंट्रोल कर ली, अब फैमिली ने बैठ के सोचा कि सारी उम्र इंसुलिन लगेगी कि नहीं, तो इसके बारे में उन्होंने ये सोचा कि भाई हम सारी उम्र तो इंसुलिन नहीं लगा सकते, इसके कोई और हल निकाला जाए। राइट। तो उन्होंने कहीं दाएं में मशवरा किया, किसी ने कहा जी आप जो है वो इनको इंसुलिन बंद कर दें और मेरे पास ले आए, मैं फलाना इलाज करता हूँ। उन्होंने इंसुलिन बंद कर दी, इंसुलिन बंद की तो वही सूरत हाल डेवलप हो गई कीटोसिडोसिस वाली। सो मिसिंग ऑफ डोजेज ऑफ इंसुलिन, टेकिंग लो नंबर ऑफ इंसुलिन यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, अपने इंसुलिन जितनी रिक्वायरमेंट उससे आप कम ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स, इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया हो जाना, बच्चों में निमोनिया बड़ा कॉमन होता है, निमोनिया हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, ये सारे के सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कीटोसिडोसिस को प्रोवोक कर सकते हैं। और इलामात में यही है कि पेशेंट जो है वो पहले उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएंगी, पेट में दर्द होगा, उसको ये आंखों के आगे रश आना शुरू हो जाएगा या बेहोशी आनी शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो पेशेंट को फिर उसको बेड पे लेके आना पड़ेगा हॉस्पिटल में, वो वाली सूरत हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है
कि जो टाइप 1 के मरीज़ जैसे आपने बताया कि उनके अंदर क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं इंसुलिन के, तो इंसुलिन बंद करने की सूरत में उनमें ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही। तो टाइप 1 के मरीज़ जो हैं वो डायबिटिक ये जो सिचुएशन जो हमने अभी जिस बारे में बात की, हाँ कीटोसिडोसिस, इससे कैसे बच सकते हैं? आप टाइप 1 के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगे? देखिए टाइप 1 जो मरीज़ हैं इनका मामला बहुत सेंसिटिव है। एक तो आम तौर पे टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं यूजली, यानी 20 साल से कम उम्र में डायबिटिक टाइप 1 ज़्यादा होते हैं, और फिर 40 के बाद इनकी रेशो कम हो जाती है। तो ये एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि बच्चों को आपको काफ़ी हद तक गाइड करना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनके साथ बैठ के उनके साथ टाइम लगाना पड़ता है, उनको ये समझाना पड़ता है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हो गया है, आप इसको एक्सेप्ट करें और इसको ट्रीट करो। और बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली उसके साथ उसके जो क्लास फेलोज हैं उसका मजाक न उड़ाएं, उसके टीचर्स उसका ख्याल रखें, उसके हाइपो का, उसके हाइपर का, ये सारी बातें उसकी जो टाइप 1 की जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं पहले भी जो बात करता रहता हूँ कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की एजुकेशन में है। इसमें इतनी ज़्यादा कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि आपने बहुत कौन सी मेडिकेशन देनी है या क्या देना है। मेडिकेशन लिमिटेड है, वही आपने यूज़ करनी है उनको उनके मुख्तलिफ फार्मूलाज के साथ। तो बात यह है कि आप फैमिली को एजुकेट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एतमाद रहता है कि चूँकि एक क्रॉनिक डिजीज़ है, सारी उम्र इंसुलिन लगने वाला मामला है, तो लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। हमारे लोग बेसिकली शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, और ख़ासतौर पर जब क्रॉनिक डिजीज़ होती है तो मैं समझता हूँ लोगों के किसी के ज़हन में भी ये शॉर्टकट आ सकता है कि क्या मैं किसी तरह से इंसुलिन से जान छुड़ा लूँ। बहुत अच्छी बात है, उससे जान छूट जानी चाहिए, हम भी दुआ करते रहते हैं, और आप जो है सारे पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ दुआ करें कि कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए कि इस तरह से इंजेक्शन की जगह अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आ जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखें जब हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट पहले होती थी तो उसमें इंजेक्शन लगते थे इंटरफ्रॉन के, तो 2009 के बाद फिर अचानक ही 2015 के करीब ये जो है टैबलेट्स आनी शुरू हो गई, और वो टैबलेट्स जो हैं अब उनके साथ हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा क्योर हो जाता है, और वो किसी स्टेज ऑफ डिजीज़ पे दी जा सकती हैं। तो इसी तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ में भी ऐसा कोई जो मुआजिज़ा कह लें या इसको कह लें जो न्यू मिरेकल है वो किसी वक्त भी हो सकता है, और न्यू डिस्कवरी या न्यू ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो लेट्स वेट फॉर दैट ब्रेक थ्रू। उसके दरमियान जो पीरियड अभी है उसमें चूँकि सरे दस्त इंसुलिन ही बेस्ट ट्रीटमेंट है टाइप 1 का, तो इसलिए हमें उस बेस्ट ट्रीटमेंट को करना चाहिए, और उसमें किसी तरह से भी मिसिंग ऑफ डोजेज, कम डोजेज, और ये जो लोगों की बातों में आके उसको छोड़ देने वाला काम है, ये नहीं करना चाहिए। इससे आप कीटोसिडोसिस से बच सकेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। आज की बातचीत आपने डॉक्टर साहब से सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।